अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबीनुद्दीन, हिस्ट्री लेक्चरर, राज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद, आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आज हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैसूर की जंग। मैसूर की जंगें दरअसल अंग्रेज़ों और मैसूर के बादशाह हुक्मरान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान, जिनको शेर मैसूर भी कहा जाता था, यानी ये जंग हैदर अली, टीपू सुल्तान, उनके बेटे अंग्रेज़ों के दरमियान हुई। इसमें ये जंगें ख़ास तौर पर न सिर्फ जनूबी हिंदुस्तान बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक फैसलाकुन जंग साबित हुई, क्योंकि इस जंग के बाद में टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद अंग्रेज़ों के लिए हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब उनके लिए मज़ाहिमत करने वाला, उनके लिए एक बड़ी ताकत जो अंग्रेज़ों को चैलेंज कर सके, वो अब बाकी नहीं रहा। तभी तो टीपू सुल्तान जब शहीद हुए थे तो अंग्रेज़ी जनरल ने सीना ठोक कर कहा था कि अब हमको हिंदुस्तान पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि टीपू सुल्तान कितने ज़्यादा ताकतवर थे और कितनी ज़्यादा उनकी अहमियत भी थी। तो बहरहाल टीपू सुल्तान एक सच्चे मुहिब वतन थे, देश के सच्चे सपूत थे। तो आइए हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। दरअसल मैसूर की जंगों की जो वजह हैं वो 1766 ईस्वी में हैदराबाद के हुक्मरान ने निज़ाम सरकार के साथ एक माहिदा किया था। इस माहिदे की रूह से अंग्रेज़ों को ये कहा गया था कि वो निज़ाम की मदद करेंगे और हैदर अली के ख़िलाफ़ निज़ाम अंग्रेज़ों की मदद करेंगे। और उसके एवज़ में निज़ाम ने अपनी मुमलिकत से शुमाली सरकार के अज़ला, जिसे नॉर्थर्न सरकार कहा जाता था, शुमाली सरकार कहा जाता था, वो अंग्रेज़ों के हवाले कर दिए। अंग्रेज़ों ने एक माहिदा मराठों से भी किया। हैदर अली अंग्रेज़ों को कर्नाटक से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बेदखल करना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने निज़ाम और मराठों के साथ में सैरुखी माहिदा किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हैदर अली को अगर शिकस्त देना हो तो निज़ाम और मराठों से उनको हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर मराठे, निज़ाम और हैदर अली, ये तीनों का एक वफाक अगर बन जाता तो अंग्रेज़ हिंदुस्तान में कभी क़ाबिज़ नहीं हो सकते थे। उनकी इतनी बड़ी ताकत नहीं बन सकती थी। जैसे कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, यानी हुकूमत यानी फूट डालो और हुकूमत करो। तो यही पॉलिसी के तहत उन्होंने कभी निज़ाम को मराठों के ख़िलाफ़ भड़काया, कभी मराठों को निज़ाम के ख़िलाफ़ भड़काया और कभी निज़ाम और मराठों को हैदर अली के ख़िलाफ़ भड़काया। तो बहरहाल अंग्रेज़ों ने कभी भी इन तीनों का वफाक होने नहीं दिया। तो बहरहाल अंग्रेज़ों ने निज़ाम और साथ साथ मराठों के साथ में भी एक सैरुखी माहिदा किया। इस माहिदे के बाद में हैदर अली को बहुत ज़्यादा तशवीश हुई और इस तरह ये पहली मैसूर की जंग 1766 ईस्वी में शुरू हुई, जो 1769 ईस्वी तक जारी रही।
पहली मैसूर की जंग में हैदर अली का पलड़ा बहुत ही भारी था और उन्होंने इब्तदा में ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की और कई इलाकों पर वो काबिज भी हो गए। इस जंग का अख्ताम सुलेनामा मद्रास यानी ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ अख्ताम को पहुंचा, क्योंकि हैदर अली का मौक़िफ़ बहुत ज़बरदस्त था, उन्हें कई कामयाबियां मिली थी और उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने सख्त शराइत रखे थे और अंग्रेज़ों को उन शराइत के मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इन तमाम शराइत को अंग्रेज़ों को मानना ही पड़ा। तो उस सुलेनामा मद्रास यानी ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये बात तय की गई थी कि तीसरी क़ुव्वत के हमले की सूरत में फ़रख़ैन का यहाँ मतलब हैदर अली और अंग्रेज़, तो फ़रख़ैन एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर कोई हमला अंग्रेज़ों पर करता है तो हैदर अली उनकी मदद करेंगे और हैदर अली पर अगर कोई हमला करता है तो अंग्रेज़ जो हैदर अली का साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने ये 3 जुनूबी हिंदुस्तान के हुक्मरानों को लड़वाने का काम किया था। इसी वजह से ये तीनों भी अक्सर एक दूसरे से हसद करते थे और इनको हमेशा डर खौफ यही रहता था कि कहीं उनका पड़ोसी उन पर हमला ना कर दे। अंग्रेज़ ऐसी सिचुएशन में इनको लेके आए थे कि कभी भी उनकी दोस्ती नहीं हो सकती थी। तो इसी वजह से हैदर अली और अंग्रेज़ों का ये माहिदा हुआ था। लेकिन इस तरह से अंग्रेज़ों ने ये वादा वफा नहीं किया, बल्कि जब 1771 ईस्वी में मराठों ने जब मैसूर पर हमला किया तब अंग्रेज़ बिल्कुल खामोश रहे और अपने आप को इस जंग से अलग कर दिया और तमाशाई बने रहे। जबकि ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये बात तय की गई थी कि फ़रख़ैन एक दूसरे की मदद करेंगे, तो उस ट्रीटी यानी माहदे के बरखिलाफ इन्होंने हैदर अली की कोई मदद नहीं की और बिल्कुल वो खामोश रहे। मद्रास सुलेनामा में जो बात तय थी, अंग्रेज़ों ने कोई मदद नहीं की, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों पर से हैदर अली को एतमाद उठ गया था। तो ये पहली जंग मैसूर के बाद का सूरत हाल थी। जबकि अगर हम दूसरी मैसूर की जंग के बारे में अगर देखेंगे, दूसरी मैसूर की जंग 1780 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक रही। अंग्रेज़ों की जानिब से दगाबाजी के बाद हैदर अली ने फ्रांसीसियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। याद रखने वाली बात है कि उस वक्त जुनूबी हिंदुस्तान में फ्रांसीसी भी अपनी साख बचाने के बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश में थे और वो भी अंग्रेज़ों के एक अपोनेंट बनकर सामने आ रहे थे। एक रियासत पर अगर फ्रांसीसी अपनी बर्तरी साबित करते, दोस्ती करने की कोशिश करते, तो अंग्रेज तशवीश में मुब्तला हो जाते थे, तो अंग्रेज उनके दुश्मन से दोस्ती करते थे। तो बहरहाल ये पूरा सियासी खेल था फ्रांसीसियों का और अंग्रेज़ों का। बहरहाल हैदर अली ने अंग्रेज़ों को की धोखाबाजी को देखते हुए, दगाबाजी को देखते हुए फ्रांसीसियों के साथ उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। कई फ्रांसीसियों को उन्होंने अपने पास मुलाजिमत भी रखी और फ्रांस से जंगी साजो सामान को भी उन्होंने बाज़ाब्ता खरीद कर अपनी सलाहियतों में यानी फौजी सलाहियतों में इजाफा किया। दूसरी जंग मैसूर का आगाज़ 1780 ईस्वी में हुआ। इस जंग में इब्तिदा में हैदर अली ने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए कई कामयाबियां हासिल की। कर्नाटक के बेशतर इलाकों पर हैदर अली का कब्जा भी हो गया। सर एवरकोट ने जुलाई 1781 ईस्वी में प्रोटोनोवा के मुकाम पर मैसूर की फौज को शिकस्त से दो चार कर दिया। इसके अलावा चौबीगढ़, नागापट्टनम, ट्रिकोमोली के मुकाम पर भी अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त कामयाबियां नसीब हुई। लेकिन इस दौरान 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में चित्तौड़ से 8 मील मशरिक में नरमंगाराबाई पेट के मुकाम पर हैदर अली का कैंसर के मर्ज की वजह से इंतकाल हो गया। इसके बावजूद हैदर अली के बेटे शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया
और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने अपनी जिद्दोजहद और जंग को जारी रखी। 11 में 1784 ईस्वी को मैंगलोर के मुकाम पर एक सुलहनामा के जरिए इस जंग का अख्ताम हुआ और दोनों फरीकैन ने इस जंग के दौरान कब्जा किए हुए इलाकों को एक दूसरे को वापस करने पर इत्तेफाक किया। तीसरी मैसूर की जंग 1790 ईस्वी तक 1792 ईस्वी तक रही और इस जंग में कॉर्नवालिस अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था उसने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। हिंदुस्तान में बरतानवी इंतजामिया को मजीद बेहतर बनाने के लिए कॉर्नवालिस को 1786 ईस्वी में बरतानिया से हिंदुस्तान को रवाना किया गया। अंग्रेजों ने इसकी क़यादत में तीसरी मैसूर की जंग लड़ी। कॉर्नवालिस ने निज़ाम और मराठों से एक माहिदा किया, एक अलायंस बनाया और अपने आप को एक मजबूत पोजीशन में ला खड़ा किया। मैंगलोर सुलहनामा के बावजूद टीपू सुल्तान अंग्रेजों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ नफरत में कोई कमी नहीं हुई। यानी ये एक दूसरे से जंग ना करने में उन्होंने माहिदा तो किया, लेकिन इनके दिलों में अभी भी नफरत पनप रही थी और एक दूसरे से दुश्मनी भी थी। हिंदुस्तान में हुकूमत करने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को अपने लिए एक रुकावट समझा और टीपू सुल्तान अंग्रेजों को किसी भी हाल में हिंदुस्तान से बेदखल करना चाहते थे। अंग्रेजों के निज़ाम और मराठों से इत्तेहाद के जवाब में टीपू सुल्तान ने फ्रांस और तुर्की को अपने सफीरों को भेजा और उनसे मदद हासिल करनी चाहिए। ऐसी सूरत हाल में तीसरी जंगे मैसूर नागुज़ीर हो गई। 1790 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने फौज लेकर मद्रास के लिए रवाना हुआ और इसने वेल्लोर, चित्तूर और कोलार पर कब्जा कर लिया जो टीपू सुल्तान के तहत थे। टीपू सुल्तान के कई पहाड़ी इलाकों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में करते हुए 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम का मुहासिरा कर लिया। अपने कमजोर मौक़िफ़ को देखते हुए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से सुलह की दरख्वास्त की, जिसके नतीजे में 1792 ईस्वी में सुलहनामा श्रीरंगपट्टनम को खतियत दी गई यानी की गई। उस सुलहनामा की रोह से टीपू सुल्तान ने अपनी ममलिकत का निफ्स हिस्सा यानी आधा हिस्सा अंग्रेजों को हवाले करने से इत्तेफाक कर लिया, जिसको अंग्रेज निज़ाम और मराठों ने आपस में तकसीम कर लिया। इसके अलावा टीपू सुल्तान पर तावान जंग यानी पेनल्टी के तौर पर उस वक्त 3.5 करोड़ रुपए अदा करने के लिए कहा गया और 1,60,00,000 फौरन अदा करने पर मजबूर किया और बाकी रकम अदा करने की मोहलत देते हुए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अपने पास यरगमाल रख लिया। इस तरह तीसरी जंग मैसूर के जरिए अंग्रेजों की बर्तरी में जबरदस्त इजाफा हुआ, जबकि टीपू सुल्तान की ममलिकत में बिल्कुल कमी वाक़ हो गई। अब यहाँ पर इस तीसरी जंग में मराठों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, निज़ाम ने भी अंग्रेजों का साथ दिया और वो टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ते रहे, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को बहुत ज़्यादा रंज हुआ और उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपनी जिद्दोजहद को जारी रखी। चौथी मैसूर की जंग जो 1799 ईस्वी में लड़ी गई। इस जंग में अंग्रेजों की जानिब से वेलेस्ली ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भी अपने जारहाना पॉलिसी को बरकरार रखा। टीपू सुल्तान तीसरी जंगे मैसूर की शिकस्त का बदला लेना चाहते थे। वो जो कमजोरियां थे उसको वो दूर करना चाहते थे। इसके अलावा भी खुद अपने हिंदुस्तानी
जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे उनसे भी सख्त नाराज़ थे। इस वजह से उन्होंने अपनी रियासत को मजबूत करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने फ्रांस, तुर्की, अरब और काबुल से मदद हासिल करनी चाहिए और उन्होंने अपने सफ़ीरों को भी वहाँ पर रवाना किया। 1798 ईस्वी में मैंगलोर को फ्रांस की एक छोटी फौज पहुंची। दूसरी तरफ वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया। उनको ये एहसास था कि जब तक टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम यानी मैसूर में मौजूद हैं, उनके लिए ये हिंदुस्तान में हुकूमत करने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इस वजह से वो टीपू सुल्तान को अपनी कामयाबी में हैल यानी एक रुकावट, एक कांटा समझते थे। इसी तरह अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में चौथी मैसूर की जंग शुरू कर दी। मैसूर पर मगरिब मुंबई से जनरल स्टीवर्ट की सरकर्दगी में एक फौज को रवाना किया गया, जबकि दूसरी फौज मशरिकी मद्रास से जनरल हैरिस की क़यादत में टीपू सुल्तान पर हमलावर हुई। मैसूर के ज़िले मालवाई के मुकाम पर टीपू सुल्तान को शिकस्त दी गई। फिर से सुलह की बात हुई। फिर से अंग्रेज़ों ने अपनी दबदबा बरकरार रखना चाहा, अपनी बरतरी बरकरार रखना चाहा। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान से मुतालबा किया कि वो अपने निफ्स ममलिकत से दस्तबरदार हो जाए और तावान जंग के तौर पर मजीद 2 करोड़ रुपए वो अंग्रेज़ों के हवाले करे। टीपू सुल्तान ने इन सख्त शराइत को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने एक बहादुर फौजी की तरह लड़ने को और शहीद होने को तरजीह दी। इनका मानना था कि गिदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बहुत बेहतर है। यहाँ पर तशबीह ये दी गई थी कि गिदड़ क्योंकि डर डर के जीता है, बिल्कुल छुप छुप कर जीता है, दुश्मन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, किसी से मुकाबला करने के काबिल नहीं होता, जबकि शेर अपने अपोनेंट को चीर फाड़ देता है। अगर गिदड़ के 100 साल जिंदगी से अगर शेर की 1 दिन की जिंदगी अगर मिल रही है तो टीपू सुल्तान शेर की 1 दिन की जिंदगी जीना चाहते थे। इसका मतलब ये था कि वो किसी के दबाव में आना नहीं चाहते थे। खास तौर पर अंग्रेजों से तो उनको सख्त नफरत थी। तो बहरहाल सर आर्थर वेलेस्ली ने एक भारी फौज लेकर श्रीरंगपट्टनम पर यलगार कर दी। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की फौज में शामिल चंद ओहदेदारों को लालच देकर टीपू सुल्तान से दगाबाजी करने पर उकसाया और राजी भी कर लिया। इस तरह ये जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू हुई, टीपू सुल्तान को वहम व गुमान में नहीं था कि उनके खुद फौजी ओहदेदार, उनके खुद हिंदुस्तानी, उनका नमक खाए हुए उनके फौजी ओहदेदार उनसे दगा करेंगे, उनसे पूरी तरह से मुंह मोड़ लेंगे, उनको धोखा देंगे और अंग्रेज़ों का साथ देंगे। जब जंग शुरू हुई तो बहुत सारे ऐसे अहदेदार, उन्होंने किले का दरवाज़ा बिल्कुल पूरी तरह से अंग्रेज़ों के लिए खोल दिया, जबकि टीपू सुल्तान के किले को अबूर करना ये बिल्कुल पूरी तरह से नामुमकिन वाली बात थी। यहाँ पर जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, अंग्रेज़ों की फौज किले में दाखिल हो गई और बाज़ फौजी ओहदेदार तो बिल्कुल तमाशाई बने बैठे। उन्होंने बाज़ाब्ता अंग्रेज़ों का साथ दिया। ऐसे इसमें चंद जानिसारों के साथ में, अपने सच्चे नमक हलालों के साथ में, उन्होंने टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ ज़बरदस्त मुकाबला किया। शेर की धाड़ की मानी उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला करना शुरू किया। एक ही वार में कई अंग्रेज़ नीचे गिरते गए, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा मजमुआ टीपू सुल्तान के बिल्कुल दगा किया था,
उनके साथ धोखा किया था। इस वजह से आखिरकार टीपू सुल्तान को धोखे से इस जंग में शहीद कर दिया गया। 1799 ईस्वी 4 मई को टीपू सुल्तान एक शेर की मानिंद लड़ते हुए शहीद हो गए। इस तरह हिंदुस्तान की तारीख में टीपू सुल्तान ने अपने आप को एक जंग आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की बका के लिए, अंग्रेज़ों को रोकने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हुए सर फहरिस्त अपना नाम दर्ज करवाया और हिंदुस्तान के जवानों के, सच्चे मुहिब जवानों की लिस्ट में अपने आप को उन्होंने सर फहरिस्त अपना नाम लिखा। इसी वजह से टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है और उनका नाम हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा गया है। टीपू सुल्तान का डर अंग्रेज़ों को इतना ज़्यादा था कि जब उनके बच्चे नहीं सोते थे तो उनकी माएँ ये कहते थे, टीपू इज कमिंग, टीपू आ रहा है। उनके बच्चे टीपू का नाम सुनते ही डर कर बिल्कुल सो जाते थे। तो टीपू सुल्तान का इतना जबरदस्त दबदबा था। टीपू सुल्तान एक जबरदस्त मुंतजिम भी थे, एक फौजी की सलाहियतें, फौजी जवान की सलाहियतें उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी और वो सिफारती जबरदस्त सलाहियत रखते थे। उनकी सलाहियत पर बहुत सारे अंग्रेज भी उनकी तारीफ करते थे। तो टीपू सुल्तान के मुतालिक ये भी है कि उनके अपोनेंट, उनके दुश्मन भी उनकी सलाहियतों को सराहते थे और उनकी ज़बरदस्त तारीफ करते थे। तो बहरहाल अंग्रेज़ों की टीपू सुल्तान के खिलाफ मैसूर की फतेह हिंदुस्तान तारीख का एक अहम वाक़या था, जिसके बाद अंग्रेज़ी जर्नल ने टीपू सुल्तान के पास, यानी टीपू सुल्तान के इंतकाल के बाद उनकी लाश के पास ठहरकर सीना ठोक कर कहा था कि अब हमको हिंदुस्तान में हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल आज का टॉपिक हमारा मैसूर की जंगों का था। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान के शहीद होने के साथ ही ये जंग का अख्ताम होता है और यहाँ पर अंग्रेज़ काबिज होते हैं और अंग्रेज़ जो पुराने मैसूर के राजा थे उन्हीं की औलाद में से एक को राजा बना दिए, लेकिन उन्होंने वो पूरी तरह से वो राजा टीपू सुल्तान का कठपुतली हुक्मरान था। जिस तरह से अंग्रेज चाहते थे वो वैसे ही फैसले सादिर करता था। तो बहरहाल मैं इस टॉपिक का अख्ताम करता हूँ। अगली बार फिर इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।